और कांग्रेस आला कमान से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बात अब फाइनल ही समझिए कि अब सचिन पायलट राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और अशोक गहलोत को केंद्र में अध्यक्ष का पद, जैसा कि मीडिया में अभी बात आ रहा है छन छन के, कि उन्हें नया कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए कांग्रेस ने अपनी सहमति दे दी है। इस घटना के बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक खबर आ रही है वो है बिहार से। बिहार से इसलिए क्योंकि अभी अमित शाह 2 दिन के अपने बिहार दौरे पे थे। उन्होंने सीमांचल में किशनगंज और पूर्णिया में अपना दौरा किया है। अब ऐसा क्यों किया है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे चुनाव जब भी होगा तो वो एक पोलराइजेशन वहाँ पे होना ही होना है। तो एक वो इशू है और पोलराइजिंग फैक्टर के चलते ही वहाँ पे अमित शाह भी गए थे। उनका जो ग्राउंड से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी सफल रहा है उनका वो चुनाव, और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है, उनके कैडर्स में भी, कि हाँ अब बीजेपी अपने बलबूते पे कहीं ना कहीं खरी दिख रही है। तो उनके इस दौरे से कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है विपक्ष में भी, क्योंकि राजनीति तो दो ही ध्रुव पे वहाँ होती है। एक तो यूपीए का गठबंधन है, दूसरा है एनडीए का गठबंधन, जिसमें प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी रहती है। उसके साथ कुछ अन्य दल भी साथ में लड़के चुनाव लड़ते हैं। तो इस बौखलाहट से अभी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आज रविवार को सोनिया गांधी से दिल्ली में मिलने वाले हैं। सोनिया गांधी से नीतीश और लालू क्यों मिलने वाले हैं, क्या है इस मुलाकात के मायने, उस पर ही हम आ रहे हैं। दरअसल 2024 के आम चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में एक सुगबुगाहट है और एक बेचैनी और सरगर्मी से लगता है कि वो अब इस चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और वो अपने तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, नए संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, नए समीकरण की तलाश में हैं, नए नए सहयोगी को ढूंढ रहे हैं, और जो भूल चूक पुरानी गलतियां हुई थी उनको एक रिकन्सिलेशन के मोड में वो अब सुधार कर रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है कि विपक्षी गठबंधन को एक ना कहीं एक उम्मीद बिहार से दिख रही है, बिकॉज उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को अभी हराना मुझे लग रहा है काफी कठिन चुनौती है उनके लिए, क्योंकि वहां बसपा और सपा इस स्थिति में है नहीं कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके या उनको जमीन पे पटक सके। और वहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो रूट्स इन रूट्स में काफ़ी ज़्यादा पकड़ बना लिया है। उनके कैडर्स की संख्या में वृद्धि हुई। बसपा का हालत आप देख ही रहे हैं कि वो अंतिम सांसें गिन रहा है। सपा हालांकि एक कहीं ना कहीं चुनौती देती दिख रही है। तो लोकसभा के चुनाव में हालांकि काफ़ी मुश्किल होगा सपा के लिए भी। तो एक बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से तो निश्चिंत दिख रही है, लेकिन बीजेपी का जो सबसे प्रमुख चिंता का विषय है वो है बिहार, क्योंकि बिहार को साधना इतना आसान नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आसान क्यों नहीं है, क्योंकि बिहार अभी भी चुनाव में वोटिंग करता है जात पात के समीकरण को देखते हुए ही। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जात पात के इस बंधन से ऊपर उठ चुका है और वो हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट करता है, लेकिन बिहार अभी भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए जाति और धर्म के नाम पे ज़्यादा वोट वहाँ पे पड़ता है। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दरअसल बीजेपी की असली चिंता की वजह बिहार है, क्योंकि वहाँ उसे अकेले चुनाव में जाना है। उसके साथ हालांकि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय दल होंगे, जैसे मसलन लोजपा होगा, और भी कोई क्षेत्रीय दल हो सकता है, सैनी जी की पार्टी है, वीआईपी, और भी नए संभावना बीजेपी तलाश रही है छोटे दलों से। लेकिन मेजोरिटी जो होगा उसे चुनाव खुद लड़ना होगा, बिकॉज अब सारे जो भी उनके सहयोगी जैसे जदयू था वो तो दूसरे पाले में चले गए हैं। अब आपको मैं 2024 के आम चुनाव में और 2019 के आम चुनाव में जो वोट परसेंटेज था उसका मैं कुछ आपको आंकड़ा थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। 2024 में बीजेपी आम चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ गई थी। उसके साथ रालोसपा थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी,
और बीजेपी को 2014 के आम चुनाव में टोटल वोट जो प्राप्त हुए थे वो था 29.4% और 22 सीट जीतने में कामयाब रही थी भारतीय जनता पार्टी। लोजपा का वोट परसेंट टोटल था 6.4%, 6.4%, और टोटल सीट 6 सीट उन्होंने जीता था। उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था उस समय, हालांकि रामविलास पासवान जी जीवित थे। रालोसपा ने 3 सीट पे लड़ा था चुनाव, तीनों सीट जीता था। उनका वोट परसेंट ऑल ओवर 3% था के लगभग था। विपक्ष के हाल में आरजेडी ने 4 सीट, हालांकि वो जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनका जो 20% का वोट परसेंट था वो एक कंसोलिडेट रहा था। उसके साथ गठबंधन में कांग्रेस भी थी। उस बार कांग्रेस का हाल थोड़ा सा बुरा हुआ था, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और 8.4% वोट ही उसको प्राप्त हुए थे। तो ये वोटिंग परसेंट का आप एक आंकड़ा मैंने दिया था। 2019 में हुआ क्या कि काफी सारे समीकरण पलट गए और बीजेपी 17% वोट, 17 सीट सॉरी मिला था। 23.5% उनको वोट आए थे। 16 सीट उनके गठबंधन के पार्टनर जो थे जेडीयू को आया था। 21.8% वोट भी उनको मिला था। लोजपा 6 सीट जीती थी, उनको 7.8% मत भी मिला था। आरजेडी 15.3% सीट उनको मिला था, वोट परसेंट मिला था 15.3%, और सीट उनका खाता भी नहीं खुला था 2019 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का खाता खुला था, 1 सीट आया था उनको और 7.7% उनको मत प्राप्त हुए थे। तो अब जो नया कंसोलिडेशन होगा वो बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है दरअसल, क्योंकि बीजेपी आरजेडी का वोट परसेंट देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मार्जिनली कंसोलिडेट रहता है। उनके साथ एक मुस्लिम यादव वोट बैंक काफी मजबूती से खड़ा रहेगा। नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, महिलाओं का उनको सपोर्ट है कुछ मुद्दों के कारण, और पचफोरना वोट जो कि बिहार में कहा जाता है, जो SC ST और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है, उसमें भी इनका काफी पकड़ है। और दूसरा है कि कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी थी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसका भी मर्जर हो चुका है एनडीए यूपीए में। और भी काफी सारे वामपंथी दल हैं, मांझी जी का पार्टी है। तो ये सब मिला के कांग्रेस से अगर साथ आ जाती है आरजेडी के, तो एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी। निश्चित तौर पे वहाँ का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है और आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज के इस मुलाकात में दिल्ली में क्या फलाफल निकलता है वो भी आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।